अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मोहम्मद रफ़ीक ने ये कहानी मुझे गुजरात से सेंड की है। सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर स्टोरीज़ और वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं। हमारी फैमिली एक शादी से शिरकत करके वापस आ रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। हमारे रास्ते में झोंपड़ी और झाड़ियाँ आई थी जिनको गुजर कर हम अपने घर आए थे। उस टाइम सब कुछ नॉर्मल ही रहा था। सब ने घर आके चेंज किया और अपने अपने बिस्तर पर लेटकर सोने लगे कि अचानक मेरी अम्मी की आंख खुली। वो क्या देखती हैं कि बेड के बिल्कुल पास कोई खड़ा है वाइट कपड़ों में। अम्मी ने देखना शुरू किया। अम्मी ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा और जब उनकी नज़रें ऊपर गईं तो उसका सिर ही नहीं था। अम्मी की वहीं पे हालत ख़राब हो गई। उन्होंने फ़ौरन से आंखें बंद कर ली और पूरी रात अम्मी को नींद ही ना आए। हम भी उनके साथ जागते रहे। वो सिर कटा इस कदर दहशत फैला कर गया था कि हमें अपना घर ही चेंज करना पड़ा और मुड़कर हम दोबारा कभी उस घर में नहीं गए। दूसरा वाक़या मेरे खुद के साथ रिसेंटली हुआ था। मैं अपनी नाना और नानी के घर में रहती हूँ। हमारे घर में शुरू से ही कुछ ना कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि पीछे कोई खड़ा है, फ़ैन का रेगुलेटर खुद ब खुद ही स्लो हो जाता है और मुझे तो बाकायदा अपने घर में कोई छोटा बच्चा चलते हुए फील होता है। लेकिन वो मेरे रूम में नहीं आता क्योंकि मेरी अम्मी माशाल्लाह से रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करती हैं, मगर मुझे वो बच्चा रेगुलर तकरीबन डेली नज़र आता है। मैं अक्सर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कह रहा है कि जैसे मत पढ़ो, तुम्हें ये नमाज कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो मेरे कमरे में झांक रहा हो, क्योंकि मैं अपने रूम का डोर खोल कर सोती हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे उससे डर नहीं लगता और ना ही वो मेरे रूम में आता है। वो सिर्फ सहन में ही दिखाई देता है या मेरी भाभी के रूम से निकलता है। इनफैक्ट जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मुझे घर के स्टेयर्स पर कोई अजीब सी मखलूक दिखाई देती थी, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा काली औरत हो और वो स्टेयर्स पर बैठी हो। ये सब चीज़ें मुझे बचपन से ही दिखाई दे रही हैं और मैं अब 22 साल की हो गई हूँ। मुझे अब तक ये सब दिखाई देता है। हमारी पूरी गली हाउंटेड है। मैं पहले बहुत डरती थी मगर अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं डेली सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ। अगला वाक़या कमल के साथ हुआ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। आए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं ये वाक़या याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग एक ऐसे इलाके में हो गई जहाँ दूर दूर तक कोई ख़ास आबादी भी ना थी। कुछ कंपनी ने एम्प्लॉइज़ के लिए घर बना रखे थे। मेरे हस्बैंड इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, इसी वजह से वहाँ रहना हमारी मजबूरी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जल्द ही उस बड़े से घर में आ गई। मैं अपने भाई को साथ लेकर आई थी ताकि शुरू में मुझे एडजस्ट करने में कोई मेरे साथ तो हो। वो घर पुराने दर्ज का बना हुआ था और काफ़ी खूबसूरत घर था। बड़े बड़े से कमरे थे और वो 2 मंजिलों पे था। उसके ऊपर एक छत थी और नीचे गार्डन था और एक कार पार्किंग। मुझे तो बस वो मिनी फोर्ट लगता था। उस घर का किचन काफ़ी बड़ा था और फिर उसके पीछे एक डर्टी किचन भी था जिसे स्टोर बनाया हुआ था। ग्रॉसरी स्टॉक करना एक मजबूरी थी। किचन के उस दूसरे हिस्से में एक चूल्हा और ज़रूरत की हर चीज़ थी। हमारे पास एक खानसामा और एक नौकर और एक चौकीदार था। खानसामे से मैंने पहले ही कह दिया कि सारी डिशेस मैं बनाया करूँगी। मैं और मेरा भाई खूब इंजॉय करते, बैडमिंटन, लूडो, मूवी और खूब हम वॉक करते। मतलब लाइफ के वो दिन जैसे वेकेशंस के हों। कुछ दिन हमारी एक्टिविटीज़ को नोट करके हमारे चौकीदार जो सालों से वहाँ थे, उन्होंने मेरे भाई को कहा कि देखो इशा के बाद किचन और ऊपर की मंजिल पे नहीं जाना, जो चाहिए खानसामा को बोल देना। खाना इशा से पहले खाकर फारिग हो जाना ताकि हम इशा के बाद किचन को लॉक कर दें। मेरे भाई ने ये बात मुझसे शेयर की तो मैंने हस्बैंड से पूछा। उन्होंने ये कह के मुझे टाल दिया कि सेफ्टी की वजह से कहते हैं, रात को रॉबरी वगैरह ना हो जाए। यहाँ पर नई दुल्हन आई है, ये सुनकर वैसे ही हम टारगेट पे हैं। डे 1 से मुझे इस घर में एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी और लगता था कि कोई रात को सीढ़ी उतर कर आया है। मैं शुरू में डरती,
लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अभी शुरू के दिन हैं, तुम इसलिए डर रही हो, वरना मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहता हूँ। मैं और मेरा भाई रोज़ कोई आवाज़ सुनते कि ऊपर की मंजिल पर कोई चल फिर रहा है और फिर इशा की नमाज के बाद नीचे आया है। हम वहम समझकर इग्नोर करते रहे, लेकिन उस दिन जो हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। मेरे हस्बैंड साइट पर फंस गए थे एक इमरजेंसी की वजह से, और हमारे नौकर उसके पास चले गए थे। इशा के बाद खानसामा चौकीदार के रूम में जाकर सो जाता था। चौकीदार रात को जागता और फजर के बाद दोपहर तक सोता था और सुबह फिर खानसामा गेट पर ड्यूटी देता। हस्बैंड घर पर नहीं थे तो मैंने अपने भाई को अपने रूम में ही लिटा लिया। वो मेरे पास मैट्रेस डाल कर करीब में लेट गया। अभी मेरी आँख ही लगी थी कि भाई ने मुझे आवाज़ दी, कहने लगा कि किचन में आग लग गई है। मैं डर गई और बगैर सोचे समझे किचन की तरफ भागी। किचन का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और किचन में धुआं भरा हुआ था, लेकिन वहाँ आग नहीं थी। कोई खड़ा खाना बना रहा था और जो भी था उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैंने बेइख्तियार होकर पूछा कि क्या बन रहा है, और सामने से मुझे आवाज़ आई कि बकरा पक रहा है, तुम जाओ, मेहमान आते होंगे। मैं वहाँ ऐसे खड़ी रही कि जैसे मेरे पैर ज़मीन ने पकड़ लिए हैं। मुझे फिर आवाज़ आई कि आज तो आ गई हो, आइंदा मत जाना और अब यहाँ से जाओ। मैं फिर पीछे मुड़कर ऐसे वहाँ से भाग गई कि जैसे कोई मुझे पकड़ लेगा। मेरा भाई भी पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ सुना नहीं था। उसे भी वो खुशबू आ रही थी कि जैसे कोई बहुत ही अच्छी किस्म का खाना बन रहा है। वो रात हम दोनों बहन भाइयों ने जाग कर गुजारी। हम बिल्कुल ठंडे हो रहे थे और हमारे जिस्म पत्ते की तरह कांप रहे थे। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड 11 बजे घर वापस आए तो हम दोनों को करीबी डिस्पेंसरी में ले गए। हमारे घर से हॉस्पिटल बहुत दूर था। वहाँ बुखार की वजह से हमें इंजेक्शन लगाया गया और फिर हमें घर भेज दिया। घर आते ही हम सो गए। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दिन की चुप के बाद एक दिन ड्राइव पर ले जाकर बताया कि ये सुनसान इलाका है, सालों से यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ ऊपर एक फैमिली रहती है, वो पहले किसी को यहाँ बसने नहीं देती थी, लेकिन फिर किसी बुज़ुर्ग ने इनको कैद किया और इस शर्त पे छोड़ा कि रात इशा की अजान के बाद वो घर इनका है और उनके रूम की तरफ कोई नहीं आएगा। और वो लोग मजबूरन मान भी गए। यहाँ एक गांव होता था, वो लोग इसलिए वहाँ से चले गए क्योंकि इनके जानवर यहाँ चोरी हो जाते थे। मैं भी हिम्मत की और इनके रूल्स के साथ 3 साल उस घर में रही। भाई को कॉलेज खुल गया, वो वापस चला गया। पेपर्स के फ़ौरन बाद वो आ गया और 1 साल वो मेरे साथ ही रहा। नेक्स्ट ईयर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्नओवर था। उसने मुझे ना सिर्फ बहादुर बना दिया बल्कि मैं और भी स्ट्रांग हो गई। लेकिन मैंने उसके बाद इन रूल्स को ब्रेक नहीं किया। वो आवाज़ बिल्कुल भी किसी इंसान की ना थी, बहुत अजीब सी आवाज़ थी। मेरे सब्सक्राइबर ने अपनी ये कहानी भेजी मगर अपना नाम नहीं लिखा। आए मैं आपको सुनाती हूँ। हम लोग बचपन से ही अपनी फूफो की फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थे। मतलब कि हर वीक के चक्कर लगाना और उनके साथ ट्रिप पे जाना। मेरी फूफो की सास जो उनकी फूफो थी कुछ अमलियात किया करती थी। लाइक कि हर थर्सडे को कुछ अमल करती। मैं उस वक्त 11 या 12 साल की होंगी। कभी उनके अमलियात पे इतना फोकस नहीं किया, लेकिन ये सुना था कि कोई बुज़ुर्ग उनके पास हैं। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब मैं 9वीं क्लास में थी तो उनकी सास को 4-5 दफ़ा फालिज का अटैक हुआ। 6 माह के अंदर ही सब कुछ हुआ था, लेकिन उनकी जान नहीं निकल रही थी। पूरा जिस्म काम करने के काबिल नहीं था, लेकिन उनकी मौत नहीं हो रही थी। तब हमने सुना कि उनका बेटा उनके साथ रात में रूम में सोता है और हर सुबह डर के उठ जाता। वो कहता कि कोई चीज़ रात को आके डराती है, और रोज़ सुबह उनकी सास मेरी फूफो से माफ़िया मांगती। वो कहती कि ये चीज़ मेरा गला दबाती है, मुझे खुदा के लिए मार दो। खैर उनकी सास ने भी बहुत जुल्म किए थे जब उनके पास ताकत थी। मेरे दादा दादी तब जिंदा थे। जब ये सिलसिला नहीं रुका तो मेरी दादी ने सूरह यासीन का विर्द किया और एक पानी पे दम करके उन्होंने वो पानी भेजा और मेरी फूफो को कहा कि किसी तरह से भी ये पानी मेरी सास को पिला देना। मेरी फूफो बताती हैं कि वो दोपहर का टाइम था। जैसे ही वो पानी पिलाकर नेक्स्ट रूम में आई, उनकी सांस की जान निकल गई। इसी तरह मेरे फूफा जो एक अच्छी पोस्ट पर थे,
ان کا ایک دفعہ انڈیا جانا ہوا، وہاں وہ گھاٹ پر گئے، ادھر سے پتہ نہیں کون سی چیز جس پر ان کا سایہ ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے تو بہت بیمار رہنے لگ گئے، خوفناک سی آوازیں نکالتے، اپنے بیوی بچوں کو مارتے۔ ان کی ماں نے تب کسی عمل سے ان پر یہ سایہ ہٹایا تھا۔ خیر ان کا خاندان ان چیزوں پہ بہت بلیو رکھتا تھا۔ اب جب میری پھوپھو کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تو آئی تھنک کہ وہ ڈیتھ سے پہلے یہ سارا علم اپنے بیٹے کو دے گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اپنی پھوپھو وغیرہ کے بہت کلوز تھے۔ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو پہلے میرے بھائی کی شادی میری پھوپھو کی بیٹی سے ہوئی، اور 5 سال کے بعد ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ میری انگیجمنٹ میرے پھوپھو کے بیٹے سے کرتے ہیں۔ اس طرح میری کزن میری بھابھی بن گئی اور میں اس کی بھابھی، لیکن ہماری منگنی ہوئی تھی۔ مگر حالات کا کرنا کچھ یہ ہوا کہ میری اور منگیتر کی زیادہ نہیں بن سکی، اور 1 سال کے بعد ہماری انگیجمنٹ ٹوٹ گئی۔ تب سے میری بھابھی کا رویہ بہت زیادہ مجھ سے بدل گیا، مطلب کہ وہ میری طاق میں رہتی، کوئی موقع بھی جانے نہ دیتی میری ڈی گریڈ کرنے کا۔ میرے پیرنٹس نے کہیں اور رشتہ دیکھنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا، کبھی کوئی ایشو آ جاتا تو کبھی کوئی اور۔ آخر لوگوں کی ریجیکشن دیکھ دیکھ کر میں بھی باغی ہو گئی، اور یہ کہ مزید رشتے دیکھنے سے میں نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کریئر پر فوکس کیا اور الحمدللہ میں بہت اچھی ارننگ شروع کر دی۔ لیکن اس دوران ہوا یہ کہ انگیجمنٹ ٹوٹنے کے 1 سال کے بعد میری ماما بہت زیادہ بیمار رہنے لگیں، مطلب رپورٹ سب کلیئر آتی، لیکن اتنا بیمار ہو گئیں کہ ان سے اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اور عجیب سی بیمار رہنے لگ گئیں، بات کا سمجھ نہ آنا، برین فنکشن نارمل نہ ہونا۔ اسی دوران مجھے مسلسل خواب آنے لگے کہ میری پھوپھو اور ان کی بیٹی ہیں اور میں ہوں یا میری ماما ہیں، اور ہر جگہ سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں اور سانپ مجھے پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ خواب مجھے منتھ میں 4 یا 5 دفعہ آتا۔ لوکیشنز ڈیفرنٹ ہوتی لیکن سین میں سانپ ہی سانپ ہوتے، اور یہ کہ میری پھوپھو بہت مطمئن ہیں یا ان کی بیٹی ہے، اور وہ دونوں مجھ پر ہنس رہی ہوتی۔ مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ سلیپ پیرالائزز ہوتے تھے، لیکن میں ان سے لڑتی تھی، تو میں نے ان خوابوں سے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ لاسٹ ایئر اراؤنڈ اگست میں مجھے ایک خواب آیا کہ میری پھوپھو اور ان کی بیٹی ہیں اور وہ ہمارے گھر کے سامنے والے پارک میں ہیں، اور میرے سر کے بالکل اوپر ایک بلیک کلر کا سانپ کھڑا ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں وہ مجھے فالو کرتا ہے۔ اچانک مجھے خواب میں خیال آتا ہے کہ میری ماما گھر پہ ہیں، اور یہ خیال آتے ہی وہ سانپ مجھے چھوڑ کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور میری ماما کے روم کا ڈور تک آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں اور اس کو گردن سے پکڑ کر دور پھینک دیتی ہوں۔ اس کے بعد میرے خواب سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے اپنے 3 نمبر کے بھائی کو یہ خواب بتایا، وہ اور میں بہت کلوز ہیں۔ اس نے مجھے صدقہ کا گوشت لا کر دیا، میں نے وہ صدقہ دیا، لیکن اس خواب کے بعد یوں ہوا کہ میری جاب میں میری پروموشن ہونا تھی اور اچھی خاصی میری سیلری انکریز ہو جانا تھی، لیکن ان کے 4 منتھ کام کروانے کے بعد انہوں نے مجھے سیلری دیے بنا ہی جاب سے نکال دیا، اور میری ماما بھی مزید بیمار رہنے لگ گئی۔ مطلب پہلے تو وہ بیٹھ جایا کرتی تھی چیئر پر، مگر اب ان سے بیٹھا بھی نہ جاتا، بلکہ چکر کھا کر وہ گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ اور سورہ رحمان کی تلاوت پورے گھر میں لگانا شروع کر دی، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں جو اگست میں سوچ رہی تھی کہ میری پروموشن ہو جائے گی، جنوری کے منتھ میں میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے اللہ کے آگے بہت روئی، تو ایک دن میرے 2 نمبر کے بھائی ایک عامل کو لے کے آ گیا۔ اس رات میری بھابھی گھر پہ نہ تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا دم کیا کہ اگلے دن میری ماما ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کہ میرے کالج ٹائم پہ ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میری بھابھی واپس آئی ماما پہلے جیسی ہو گئی۔ جنوری کے اینڈ تک مجھے خبر ملی کہ میرے پھوپھا بہت بیمار ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جب وہ ICU میں تھے تو میری ماما کچھ بہتر ہوئیں اور مجھے کچھ پروجیکٹس ملنا شروع ہو گئے۔ ان بٹوین میری پھوپھا ٹھیک ہو گئے، لیکن 3 منتھس کی ڈیورنگ آن اینڈ آف بہت بیمار رہنے لگے۔ بعد میں ان کی بھی بہت ہی مشکل سے جان نکلی، جیسے ان کی ماں کے نکلی تھی۔ لیکن جو بات میں نے نوٹس کی، جب سے میں نے وہ صورتیں پڑھنا شروع کی تو میری ماما پہلے سے بہت زیادہ ٹھیک ہو گئی، اور مجھے بھی اچھے سے اچھے پروجیکٹس ملنا شروع ہو گئے۔ مجھ میں بچپن سے ہی بہت سی چیزیں محسوس کرنے کی طاقت ہے، جیسے کہ جب مجھے سلیپ پیرالائزز ہوتے تھے تو مجھے رات روم میں بہت گھٹن اور نیگیٹیوٹی فیل ہو جاتی تھی۔
मैं नहीं जानती कि इन सब का मुझसे या मेरी मामा से कोई ताल्लुक है कि नहीं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है कि मेरी फूफो की फैमिली से ही इन सब का कुछ ना कुछ तो ताल्लुक था। क्योंकि जब भी अपनी कोई खुशी ख़ास तौर पर मैंने अपनी भाभी से शेयर की तो वो ख़त्म हो गई। कभी कभी ऐसी घुटन हुआ करती थी घर में कि मैं बिना सोचे समझे ही सूरह बकरा लगा दिया करती थी, और ये सब तब से शुरू हुआ था जब से मेरी मंगनी टूटी थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे फूफा का इस सब में ताल्लुक था कि नहीं, लेकिन अगर था तो शायद मैं अपने साथ किए पे माफ़ कर दूँ, लेकिन मेरी मामा के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उस पर कभी भी उनका माफ़ नहीं कर सकती। ये कहानी सऊदीया के एक अपार्टमेंट की है जिसमें हमारे साथ बहुत अजीब व गरीब वाक़यात हुए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मी और अब्बू शॉपिंग करने को बाहर गए हुए थे और रात के 12 बज चुके थे। हम सिर्फ बहन भाई घर पे थे। मैं सोने चला गया अलग कमरे में, और मेरी आदत थी कि मैं पूरा कंबल मुंह तक लेकर सोता था। सो मैंने कंबल लपेटा कि अचानक मेरे बिल्कुल बाजू में ऊंचे खर्राटे लेने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जो बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी, जैसे कोई आपके साथ लेटकर खर्राटे ले रहा है। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा खौफ आया और मैं सोच रहा था कि मैं कंबल उतारूं तो कोई खौफनाक चीज़ ना निकल आए। मैंने आयतल कुर्सी और दूसरे कुल पढ़ने लग गया, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि वो आवाज़ आती रही और मैं खौफ से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर ये चलता रहा कि थोड़ी देर के बाद मेरी बहन जो दूसरे कमरे में थी टीवी देख कर आई, और उसके आते ही वो आवाज़ रुक गई और उसने मुझे बोला कि इस कमरे से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी, मैं इसलिए इधर आई हूँ। ज़्यादातर लोग इसी सूरत में यही कहते हैं कि ये सब पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बावजूद भी इस चीज़ पे असर क्यों नहीं हुआ। गिलगित की ये स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब है। ये कहानी भी गिलगित के एक छोटे से गांव की है। कहानी कुछ यूँ है कि एक गरीब लड़का यहाँ रहता था। यहाँ एक मेन बाज़ार जो गांव से थोड़ा दूर है। मैं लेट नाइट बाज़ार गया, तकरीबन 12 बजे का वक्त था। जब मैं वापस बाज़ार से आ रहा था तो रास्ते में एक अखरोट का पेड़ है जिसे भूत बन कहा जाता है, और ये जगह काफ़ी डरावनी है और ये कि जिन्नात का घर कहा जाता है। यहाँ मैं पहुँच गया। क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। मैंने उनको सलाम किया और आगे बढ़ गया, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि रुक जाओ। मैं रुक गया कि शायद इन्हें कोई काम होगा। वो बूढ़ा मुझसे बोला कि चलो हम फाइट करते हैं। मैं एकदम से हैरान रह गया। मैंने उनको कहा कि आपका दिमाग ठीक है। मेरा बस यही बोलना था। मेरा ऐसा बोलना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा तो मेरा भी खून गर्म हो गया। मैंने इन रिटर्न उस पर एक थप्पड़ मारा तो उस बाबा ने मुझ पे ऐसा टॉर्चर किया और मुझे इतना घसीटा कि मैं हैरान रह गया। जैसे तैसे उस बाबे से छुटाकर अपने आप को भागा, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई भी ना था। बस मेरे पीछे पीछे रोने की आवाज़ें आ रही थी। इसी तरह मैं अपने घर पहुँच गया। अपने घर पहुँचते ही मैं बहुत डर चुका था। मैं एकदम बेहोश हो गया। तकरीबन 1 महीना मैं सख्त बीमार रहा। उसके बाद कहीं जाके मैं ठीक हुआ। मैं वो वाक़या याद करता हूँ तो मैं बहुत डरता हूँ, और आइंदा मैंने रात के वक्त उस बाज़ार से गुज़रने को तौबा कर ली। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। फिर इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।